तो ये अपने पास हो गया लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस और उससे रिलेटेड ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से सिर्फ एक रॉन्स्कियन के बीच में ये दो रिलेशन याद रखो, ये सिर्फ जनरल केस में। उसके बाद से जो अपन लोग स्पेशल केस देखेंगे वो अलग है। जैसे f1 f2 बी फंक्शंस डिफाइन ऑन आई, दो फंक्शंस हैं हमने डिफाइन किया आई पे। अगर ये दो फंक्शंस का किसी भी पॉइंट पे रॉन्स्कियन अगर नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब है कि f1 f2 आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सेकेंड, अगर f1 f2 आर लीनियरली डिपेंडेंट होना है तो इनके रॉन्स्कियन को क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिकली जीरो होना पड़ेगा। क्लियर है सबको ये? तो ये दो जनरल रिजल्ट है ये, कि किसी भी दो फंक्शन का अगर रॉन्स्कियन नॉन जीरो आ रहा है तो वो हमेशा आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अगर डिपेंडेंट आ गया तो उसका रॉन्स्कियन नॉन जीरो, क्योंकि देखो ये तो ऐसा आ गया ना कि अगर डिपेंडेंट है तो उसका रॉन्स्कियन हमेशा नेसेसरी क्या है, जीरो। ये नेसेसरी कंडीशन हो गया। तो इसका मतलब क्या, अगर नॉन जीरो आ गया तो वो कभी भी लीनियरली डिपेंडेंट तो नहीं हो सकता, और जो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है उसको क्या होना पड़ेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये जनरल रिजल्ट है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये जनरल केस। तो जनरल केस में क्या याद रखना है, कब कोई किसी दो फंक्शन को हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे और कब किसी दो फंक्शन को लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे। एक तो दो ये रिजल्ट याद रखना है, और उसके इंटरवल को अगर छोटा बड़ा करेंगे तो रिजल्ट क्या है कि अगर छोटे इंटरवल पे लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो अगर मैं उसको बड़ा भी कर दूं तब भी लीनियरली इंडिपेंडेंट रिटेन रहेगा। और अगर मैं मान लो लीनियरली डिपेंडेंट है बड़े वाले सेट पे और उसको छोटा कर दूं तब भी उसका लीनियरली डिपेंडेंट रिटेन रहता है। बाकी और कुछ नहीं कह सकते हम लोग। अगर बड़े सेट पे लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसके छोटे सेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, और अगर छोटे सेट पे लीनियरली डिपेंडेंट है तो बड़े सेट पे कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, और ये दो और ये सबके लिए एग्जाम्पल भी है, वो एग्जाम्पल भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये दोनों रिजल्ट क्लियर सबको कि रॉन्स्कियन का नॉन जीरो होना लीनियरली इंडिपेंडेंट बताता है, और अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब उसका रॉन्स्कियन जीरो आएगा। क्लियर है सबको ये इन जनरल क्लियर है सबको? और इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, और इसका रीजन भी यही है कि अगर मैं जैसे एक फंक्शन को ले लेता हूं x और एक को ले लेता हूं mod x, ठीक है, ये दो आपस में, एक मैं ले लेता हूं i इज इक्वल टू i1 ले लेता हूं मान लो 0 टू इंफिनिटी, और एक j ले लेता हूं पूरा रियल नंबर। एक बात बताओ, y1 y2 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है r पे? r पे लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये? क्यों? क्योंकि ऐसा कोई स्केलर नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करके मैं इसको mod x बना सकूं। तो मतलब बड़े वाले सेट पे पूरे r पे y1 y2 क्या है, r लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, एक काम करता हूँ माइनस इन्फिनिटी से जीरो पे चेक कर लेता हूँ और जीरो से इन्फिनिटी पे चेक कर देता हूँ। अब अगर क्वेश्चन पूछूं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो पे क्या y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है? हाँ, नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये मेरे पास माइनस एक्स आ गया। अब अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बना सकता हूँ। इसका मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। मतलब क्या हो गया कि अगर बड़े सेट पे लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो छोटे सेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, और छोटे सेट पे अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसके बड़े सेट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। क्लियर हो गया ये? बड़े सेट पे लीनियरली इंडिपेंडेंट होना से ये नहीं पता चलता कि वो उसको छोटे सेट पे लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। वैसे ये कह सकते हैं कि अगर छोटे सेट पे लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसके बड़े सेट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हो सकता है कि बड़े वाले सेट पे लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
तो इसी काउंटर एग्जांपल से दो दो रिजल्ट अपना हो गया क्लियर सबको। हेलो, देखो रुको रुको, मतलब हम लोग ने क्या देखा था कि अगर आई कंटेन कर रहा है जे के अंदर, अगर इस पे लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और इस पे लीनियरली डिपेंडेंट, अगर आई पे लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, तो इसका मतलब ये इंप्लाई करता है कि वो जे पे भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ऐसे अगर जे पे लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये इंप्लाई करता है कि यहाँ पे भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। मतलब अगर बड़े वाले इंटरवल पे लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसके वाले छोटे वाले पे भी लीनियरली डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर वो छोटे सेट पे लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इंप्लाई करता है कि उसके बड़े वाले सेट पे भी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये ऐसे जाता है और ये ऐसे। डिपेंडेंट अगर बड़े वाले इंटरवल पे है तो छोटे पे होगा, इंडिपेंडेंट अगर छोटे पे है तो वो बड़े पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे, और इसका उल्टा मतलब नहीं होता कि अगर बड़े सेट पे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो छोटे वाले पे कुछ नहीं कह सकते। तो यही एग्जांपल ले लेते हैं कि y1 को अगर मैं x ले लूं, y2 को मॉड x ले लूं, ये पूरे r पे तो मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट था, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। छोटा मतलब अगर मैं i को माइनस इन्फिनिटी से जीरो ले लूं या फिर i को जीरो से लेके इन्फिनिटी ले लूं, तो ये छोटा कर लिया ना मैंने, तो अब बड़े से छोटा कर लिया बट फिर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं, तो कन्वर्स टू नहीं होता। ऐसे यहाँ पे भी अगर वो छोटे वाले बड़े वाले सेट पे लीनियरली डिपेंडेंट है तो छोटे वाले पे होगा, बट उल्टा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल यही वाला एग्जांपल, जीरो टू इन्फिनिटी पे ये लीनियरली डिपेंडेंट है बट बड़े के बारे में कुछ नहीं कह सकते, जबकि ये वाला होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना है और इन दोनों के लिए काउंटर एग्जांपल याद रखना है। जो थ्योरम प्रूव है उसका प्रूफ पता होना चाहिए, तो प्रूफ तो यहाँ पे अपने को जरूरत नहीं है, तो वो याद होना चाहिए। और जो ट्रू नहीं है उसके लिए अपने पास एक काउंटर एग्जांपल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है प्रतीक है? हाँ, अब इसी एग्जांपल से अपना रॉन्स्कियन वाला भी क्लियर हो जाता है। देखो रॉन्स्कियन जो है ना हम लोग डेरिवेटिव के लिए करते हैं, बट वो पूरे आर की बात करेंगे, बट उसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं। जैसे अब इसी का रॉन्स्कियन निकालना है, मान लो y इज इक्वल टू एक्स का और y इज इक्वल टू मॉड एक्स का, ये मेरे पास y1 हो गया y2 हो गया। इसका रॉन्स्कियन डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो हम लोग ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने पे भी इसका रॉन्स्कियन क्या होगा, अगर मैं y1 y2 का रॉन्स्कियन निकालूं तो क्या आएगा ये, अगर मैं मान लो एक बार x ले लूं पॉजिटिव के लिए, x x इसका डेरिवेटिव 1 इसका डेरिवेटिव 1, तो क्या आ रहा है रॉन्स्कियन इसका, जीरो। बट मैंने अभी क्या बताया था कि रॉन्स्कियन अगर जीरो है, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ये इंप्लाई करता है कि उसका रॉन्स्कियन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। यही पढ़ा था ना हम लोग ने कि लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका रॉन्स्कियन जीरो होगा। बट कन्वर्स के बारे में कुछ नहीं बोला था, क्यों, ये एग्जाम्पल की वजह से। इसका रॉन्स्कियन तो जीरो है बट क्या लीनियरली डिपेंडेंट है ये, नहीं आएगा। और यही एग्जाम्पल हम लोग उसके लिए भी कर सकते हैं कि अगर किसी दो फंक्शन का रॉन्स्कियन किसी भी एक पॉइंट पे अगर नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि y1 y2 आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, बट कन्वर्स टू नहीं है। लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो उसका रॉन्स्कियन नॉन जीरो का ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये काउंटर एग्जाम्पल है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी इसका रॉन्स्कियन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो कन्वर्स यहाँ पे भी ट्रू नहीं हो रहा था, कन्वर्स वहां पे भी नहीं, तो ये इसके लिए भी काउंटर एग्जाम्पल है। और ये सिर्फ इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि जो हम लोग स्पेशल वाला पढ़ेंगे ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके जो सॉल्यूशन आते हैं ना वो सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं। क्लियर है सबको ये?
अच्छा, मैंने पहले सॉल्यूशन का डेफिनेशन बताया था। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक जनरल फंक्शन है एक्स वाई वाई डैश सॉल्व अप टू 0, ये मेरे पास कोई भी एक जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर किसी भी वाई को सॉल्यूशन बनना है तो मैंने क्या कहा था, पहली बात तो उसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। तो अगर मैं सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूँ, तो उसके सॉल्यूशन का नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि उसका पहली बात तो जितने भी डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने टाइम तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके बाद ये चेक करना है कि इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। मतलब अगर फाई ऑफ एक्स को सॉल्यूशन बनना है तो यहाँ जब मैं पुट करूँ तो 0 भी आना चाहिए और ये एन टाइम डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। क्लियर है सबको ये? ठीक है। हेलो हेलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? एक बार यस नो जो भी है फटाफट बोलो। अगर कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास एक्स वाई वाई डैश एन डिग्री का कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो किसी भी फाई ऑफ एक्स को हम लोग सॉल्यूशन कब बोलते हैं इसका, जब इसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी तो इसमें पुट करके इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि y डबल डैश प्लस इज इक्वल टू 0, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और मैं कह रहा हूँ ये इसका सॉल्यूशन है, तो अगर सॉल्यूशन है इसका मतलब तब होगा जब मैं इसको डबल डेरिवेटिव पुट कर सकूँ ना। अगर ये डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा 2 टाइम तो ये इसका सॉल्यूशन तो ऐसे ही नहीं होगा। सेटिस्फाई तो बात की बात है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो 2 टाइम डिफरेंशिएबल है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके सॉल्यूशन है। बट सॉल्यूशन बनने के लिए 2 टाइम डिफरेंशिएबल होना ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है बट नेसेसरी तो है। तो इसीलिए उसका n टाइम डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, नेसेसरी है वो। तो इसीलिए जब भी हम लोग किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लेते हैं और उसको हम लोग फंक्शन मानेंगे तो हमेशा ये मान के चलते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है। और कितने टाइम डिफरेंशिएबल है, तो जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? तो इसीलिए जब हम लोग किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का रॉन्स्कियन निकालते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रॉन्स्कियन निकाल रहा हूं जिस फंक्शन का, उसका डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब उस केस में ये मॉड एक्स वाला तो मैं एग्जांपल वैसे भी नहीं ले सकता। तो जो काउंटर एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ ना, तो वो काउंटर एग्जांपल वहां पे नहीं ले पाएंगे जो कन्वर्ट के लिए। तो फिर वहां पे वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हो जाता है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग जो स्पेशल केस है उस पे आते हैं। जैसे अगर मैं जनरल पहले देख लेता हूँ, उसके बाद 2 ऑर्डर के लिए देखेंगे। जैसे अगर एक कोई इन जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये मान लेता हूं मेरे पास एक इन जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर n का। ठीक है, अब इसमें मैं ना 2 एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर देता हूं। पहला तो ये कि जितने भी ए नॉट, ये ए नॉट एक्स से लेकर सॉल्व अप टू ए एन ऑफ एक्स है, ये सारे क्या होने चाहिए, जिस इंटरवल पे y को डिफाइन कर रहा हूं उस पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कहां पे, ऑन आई पे। सेकेंड कंडीशन कि ये जो ए नॉट एक्स है ना, ये नॉन जीरो होना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई। अगर ये हो गया ना तो इसकी खास बात क्या होती है कि इसके जितने भी पॉइंट पे एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। ठीक है, मतलब कोई भी पॉइंट ले लो मैं, हर एक आई पे मैं इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो कितने आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। मतलब जो सॉल्यूशन निकालते हैं ना हम लोग y इज इक्वल टू साइन एक्स वगैरह, तो ये हम लोग क्या करेंगे, हर एक कांस्टेंट के लिए कितने सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। जैसे अगर मैंने यही वाला डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया, डी स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, c1 cos x प्लस c2 sin x। तो अगर मैं कोई एक फिक्स वैल्यू कर दूं किसी भी रियल कांस्टेंट के लिए, इसके पास एक सिंगल सॉल्यूशन आएंगे। जैसे मैंने मान लो C1 को C2 के एक फिक्स वैल्यू पुट कर दी, तो ये मेरे पास कैसा सॉल्यूशन है, ये हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है सबको? कब, जब
ए नॉट से लेके ए एन तक सारे कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, और ए नॉट एक्स नॉन जीरो होगा तो इस फॉर्म का कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो C1 C2 जो कांस्टेंट है उसके लिए हमेशा हर एक पॉइंट पे हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है सबको ये? अब मैं क्या कर रहा हूं, एक सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूं। अब उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सब उसी पे डिफाइन करेंगे। ए नॉट एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू एक्स, या फिर यहाँ पे कोई एक्स रहेगा तब भी कोई दिक्कत। मान लो ये अपने पास एक क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे। इसका मैं रॉन्स्कियन भी निकाल सकता हूं, क्यों? इसका सॉल्यूशन है मतलब ये आपस में डिफरेंशिएबल भी होगा, तो इसका रॉन्स्कियन क्या आ जाएगा अपने पास, y1 y1 y2 y1 डैश और y2 डैश। अब इसके रॉन्स्कियन और लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बीच में रिलेशन है कि रॉन्स्कियन जो है, इसका जो रॉन्स्कियन होता है ये या तो आइडेंटिकली जीरो होगा या तो किसी भी पॉइंट पे कभी जीरो नहीं होगा। या तो ये आइडेंटिकली जीरो होगा या तो फिर नॉन जीरो होगा फॉर एवरी एक्स नॉट बिलोंग्स टू आई। क्लियर है ये पॉइंट? तो जो रॉन्स्कियन होता है वो कभी भी या तो आइडेंटिकली जीरो होगा या तो कभी जीरो नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया सबको पहला रिजल्ट। ये सिर्फ हम लोग इसी के लिए डिफाइन कर रहे हैं, इन जनरल कुछ और था, ये हम लोग सिर्फ इसके लिए डिफाइन कर रहे हैं। अब दोनों को मिक्स नहीं करना है। इन जनरल जो था वो रिजल्ट याद रखना, लेकिन अगर ऐसा कुछ दिया है तो फिर उसके लिए ये रिजल्ट है। या फिर अगर मान लो y1 y2 डिफरेंशिएबल भी दिया है ना किसी केस में तब भी हो जाता है, बट यहां पे अगर नहीं भी दिया है तब भी वो बाय डिफॉल्ट अपने पास ये डिफरेंशिएबल फंक्शन ही होता है। क्लियर है सबको ये? इससे क्या पता चल गया कि अब ये या तो कभी किसी पॉइंट पे जीरो नहीं होगा या तो हर पॉइंट पे जीरो होगा। अब हर पॉइंट पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि y1 y2 को अब क्या होना पड़ेगा, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि डिपेंडेंट का डेफिनेशन क्या था, किसको आइडेंटिकली जीरो ही होना पड़ेगा, ये नेसेसरी कंडीशन था। अब ये सफिशिएंट भी बन गया, मतलब मैं इफ एंड ओनली इफ बोल सकता हूं कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसके रॉन्स्कियन को जीरो होना पड़ेगा, लेकिन अगर उसका रॉन्स्कियन नॉन जीरो है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि रॉन्स्कियन नॉन जीरो है इसका मतलब वो कभी जीरो नहीं होगा, और जब वो कभी जीरो नहीं होगा तो उसको तो हर केस में क्या होना पड़ेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही बनना पड़ेगा, क्योंकि रॉन्स्कियन नॉन जीरो इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे इफ एंड ओनली कंडीशन है कि अगर रॉन्स्कियन मेरा आइडेंटिकली जीरो है तो लीनियरली डिपेंडेंट, और लीनियरली डिपेंडेंट है तो आइडेंटिकली जीरो। किसी भी पॉइंट पे नॉन जीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो नॉन जीरो। क्लियर हो गया? बस इतना ही रिजल्ट याद रखना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एमएस सेट में आए हैं। यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट है तो अभी बोल दो। बोलो, रॉन्स्कियन में किसी को कोई डाउट है? चलो फटाफट आंसर दो एक एक का। रॉन्स्कियन के बहुत क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट तो भूल ही गए जिससे ये सारा रिजल्ट आता है।
जैसे मान लो किसी एक पॉइंट पे मुझे रॉन्सकियन पता है, ठीक है, जैसे किसी एक पॉइंट पे मुझे रॉन्सकियन गिवन है, ठीक है, तो मैं इन जनरल रॉन्सकियन कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इन जनरल रॉन्सकियन का जो फॉर्मूला होगा किसी भी दो फंक्शन के लिए, वो अपने पास होता है, ये जो रॉन्सकियन गिवन है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे अपने पास जो रॉन्सकियन गिवन है वो मल्टीप्लाई बाय एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, जिसमें e रेस टू माइनस एक्स नॉट टू एक्स a1 ऑफ टी अपॉन a नॉट ऑफ टी dt फॉर एवरी x बिलोंग्स टू i। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो रिजल्ट आया ना आइडेंटिकली जीरो, सब इसी से आ जाता है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि अगर वो किसी एक पॉइंट पे भी जीरो आ गया, इसका मतलब आइडेंटिकली जीरो बन जाएगा। समझ में आ रहा है? वो जो रिजल्ट आता है वो यहीं से आता है। कौन है? हेलो। तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन अपने पास गिवन है, अगर मान लो किसी भी पॉइंट पे मुझे रॉन्सकियन गिवन है तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, उसका इन जनरल रॉन्सकियन कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब यहीं से रिजल्ट आ जाता है कि जैसे मान लो अगर रॉन्सकियन मेरा जीरो आ गया किसी भी एक पॉइंट पे, तो ये जीरो आ गया तो इसका मतलब वो आइडेंटिकली जीरो बन जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट का यूज करके हम लोग रॉन्सकियन डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये जीरो तो पूरा रॉन्सकियन आइडेंटिकली जीरो। अगर मान लो ये नॉन जीरो आ गया, किसी एक पॉइंट पे भी नॉन जीरो आ गया, तो वो कभी जीरो नहीं हो सकते। क्यों? ये नॉन जीरो आ गया, ये ई रेस टू फंक्शन है, ये कभी जीरो हो नहीं सकता। अब ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, दोनों का प्रोडक्ट भी कभी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब रॉन्सकियन भी कभी जीरो नहीं होगा। तो यहां से आ जाता है कि कभी भी कोई दो फंक्शन है, किसी एक पॉइंट पे रॉन्सकियन पता है, तो मैं इन जनरल रॉन्सकियन डिफाइन कर सकता हूं, और यहीं से रिजल्ट आता है कि रॉन्सकियन या तो आइडेंटिकली जीरो होगा या तो कभी भी जीरो नहीं होगा। क्लियर है सबको? यहां तक किसी कोई दिक्कत? हम्म। हम्म। किसी भी एक पॉइंट पे जीरो दिया है तो ये जीरो होगा, मतलब पूरा फंक्शन ही जीरो आ जाएगा ना। एक पॉइंट पे दिया है तो एक पॉइंट का यूज करके मैं पूरा इन जनरल रॉन्सकियन डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। जब एक पॉइंट पे जीरो, जब यहाँ पे जीरो पुट करूंगा मैं, तो जीरो हो गया ना, ये चाहे जो भी हो, जीरो पुट करने पर तुरंत से जीरो आ जाएगा ना, क्योंकि हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि एक पॉइंट पे गिवन है। तो यहाँ पे अगर मैं नॉन जीरो पुट करूंगा तो ये नॉन जीरो, ये कभी जीरो होगा नहीं, तब तो ये हर केस में नॉन जीरो आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको जीरो ले रहा हूँ तो वो आइडेंटिकली जीरो बन जा रहा है फिर, क्योंकि ये जो डिफाइन कर रहे हैं ना फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई, तो पूरे इंटरवल पे ये आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई दिक्कत? हम्म। अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है जिससे बहुत बार क्वेश्चन बना है, जो मैंने बोला था याद कर लो, और इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। मान लो रॉन्सकियन अब कांस्टेंट कब होगा? अगर रॉन्सकियन को कांस्टेंट करना है तो इसका मतलब ये तो मेरा कुछ एक्स के टर्म में आएगा, तो ये तो कांस्टेंट होगा नहीं, इसका मतलब इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट है क्योंकि ये एक फिक्स पे एक वैल्यू आएगी अपने पास, किसी पॉइंट पुट करने पे वो एक वैल्यू गिवन होगा, इसका मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा। अच्छा, ये जीरो कब होगा? जब ये इंटीग्रेशन जीरो होगा। ये इंटीग्रेशन कब जीरो होगा? जब इसका डिनोमिनेटर जीरो होगा, सॉरी न्यूमरेटर जीरो होगा। न्यूमरेटर मतलब क्या है? ए वन ऑफ टी। अच्छा, ए वन ऑफ टी क्या था अपने पास? ए नॉट एक्स वाई डबल डैश ए वन ऑफ एक्स वाई डैश प्लस ए टू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ए वन ऑफ टी जीरो हो गया, इसका मतलब ये पार्ट हट गया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ए नॉट वाई डबल डैश प्लस ए टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रॉन्सकियन कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये आएगा। क्यों? क्योंकि ए वन ऑफ टी जीरो आ गया। अगर मान लो ये अपने पास अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है और अगर पूछे इसका रॉन्सकियन क्या होगा,
तो इस केस में ये 0 है, इसका मतलब ये पूरा क्या आ जाएगा 1। तो एक फिक्स वैल्यू आएगी, किसी एक पॉइंट पर्टिकुलर वैल्यू पे इसका रॉन्स्कियन आ रहा है, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे रॉन्स्कियन जो आएगा कि कोई वैल्यू आएगी मतलब कांस्टेंट है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रॉन्स्कियन कांस्टेंट होता है, और रॉन्स्कियन कब कांस्टेंट होगा, जब डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आएगा। और ये याद कर लो, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है ये। क्लियर है सबको ये? तो देखा जाए तो जो अब तक हम लोग पढ़े हैं वहीं से पिछले बार का 2020 के जितने भी क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी सिंपल आया था, पुट करके चेक कर सकते थे। सेकंड आपका सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेबल पे आया था, और जो तीसरा क्वेश्चन था सीधे सीधे इसी कॉन्सेप्ट पे आया था। और मैंने ये कहा भी था कि ये याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आया भी। इसको रब करूं मैं, ये समझ में आया ना सबको कि रॉन्स्कियन को अगर कांस्टेंट होना है तो इसका मतलब क्या है कि जो y डैश का कोएफिशिएंट है उसको 0 होना पड़ेगा। और अगर मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उसमें y डैश का टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है, और उसका कोएफिशिएंट 0, इसका मतलब जो रॉन्स्कियन है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो अभी बोलो फटाफट। पेपर किधर गया? यहां तक क्लियर है सबको? बोलो फटाफट। 10 मिनट बचा है, इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सब कर लेते हैं हम लोग। फिर इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन है तो वो मैं नोट्स में ही बता दूंगा, सिंपल फॉर्मूले पे ही है, बाकी अब कुछ है नहीं इसमें। जो रेगुलर पॉइंट वगैरह है तो वो उसी में कर लेंगे, और बाद में जब कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो उसी में साथ में बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अभी मल्टी वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, मल्टी वेरिएबल का या फिर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। उसके बाद फिर पीडीई स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। एक लेक्चर या 2 लेक्चर पूरा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल करेंगे, उसके बाद फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये समझ में आया सबको? उसके बाद हम लोग फटाफट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन ये फॉर्मेशन ये, और एक क्वेश्चन सीधे सीधे यही आ गया था। वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया। 5 1 5 2 आर 2 linearly independent solution where a is a constant on an interval, ठीक है। then which of the following statement about the Wronskian is true, मतलब इन दो फंक्शन के रॉन्स्कियन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब इसमें देखो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कह रहा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कह रहा है, और फिर कह रहा है कि उसका रॉन्स्कियन 0 होगा फॉर एवरी एक्स। तो अगर अपने को ये रिजल्ट पता है तो ठीक है, वरना अगर एग्जाम में लोग काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने जाएंगे सब जाएंगे तो फिर ये नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट सीधे सीधे रहता है ना तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन डाल देते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है एकदम। क्लियर है सबको? जरूरी नहीं कि हर एक के लिए काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा, क्योंकि ये सीधे सीधे स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है सबको? ये करेक्ट है ये। क्यों ये करेक्ट है? क्योंकि y डस का टर्म प्रेजेंट नहीं है, y डस का टर्म प्रेजेंट नहीं है, मतलब जो a1x हम लोग जो डिफाइन किए थे अपने फॉर्मूले में वो 0 आ गया। वो 0 आ गया मतलब वो e रेस टू माइनस इंटीग्रेशन में उसका न्यूमरेटर 0 आ गया, तो पूरी इंटीग्रेशन 0, e रेस टू 0 मतलब 1, तो बचेगा क्या, जो एक पॉइंट पे अपने पास रॉन्स्कियन होगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक नंबर आएगा, मतलब एक कांस्टेंट आएगा, तो देयरफॉर रॉन्स्कियन हमेशा एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। और ऐसा एक बार नहीं, पता नहीं कितने बार पूछे हैं। ये देखो 2011 अगस्त में क्वेश्चन पूछा है, बोलो क्या आएगा इसका आंसर। 5 1 5 2 b 2 twice
डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन एन इंटरवल देन रॉन्स्कियन अगर जीरो है तो फाई वन फाई टू को लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे, रॉन्स्कियन अगर नॉन जीरो है तब दोनों को लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? दोनों सही कैसे होगा? एक ही सही रहेगा ना। डेफिनेट में ट्रू बोला है, पहला ट्रू होगा। अच्छा हाँ, दोनों ट्रू होगा ना। पहला जीरो, पहले में डिपेंडेंट बोला है। हाँ, रॉन्स्कियन जीरो मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है। अच्छा, ये जनरल ट्रू है कि नहीं? जनरल ट्रू नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसने ट्वाइस डिफरेंशिएबल बोला है, तो हम लोग को जो एग्जांपल ले रहे थे वो यहाँ पे नहीं ले सकते। क्लियर है सबको? तो ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब मान के चल सकते हैं कि ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन होगा। मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं जिसका ये सॉल्यूशन होगा। तो इसमें इफ एंड ओनली कंडीशन रहता है कि रॉन्स्कियन अगर जीरो है तो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर एक भी पॉइंट पे नॉन जीरो आ गया तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर है सबको? ये सेकेंड, phi 1 phi 2 be two linearly independent solution of the constant coefficient equation। ये अपना वही स्पेशल फॉर्म वाला है। तो then the Wronskian of phi 1 phi 2 is constant if and only if। क्या आएगा आंसर? a1 is equal to 0। सिंपल रिजल्ट पे है ये। a1 0 तभी उसका रॉन्स्कियन कांस्टेंट होगा, और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। अच्छा, इसका बताओ क्वेश्चन नंबर 619 का। सिंपल क्वेश्चन, इतना क्यों सोच रहे हो? ये कैसे आएगा? ए और डी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया ना। ए और डी तो आएगा नहीं। क्यों? ए डी क्यों नहीं आएगा? सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ बोल सकते हैं हम लोग। हो सकता है इसका सॉल्यूशन एक्स क्यूब हो, मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्यूब। नहीं, जरूरत क्या है? मैं डायरेक्ट जरूरत सॉल्यूशन क्यों निकालोगे? सॉल्यूशन तो पता है ना, सी वन ई रेस टू माइनस एक्स और एक आएगा सी रेस टू माइनस थ्री एक्स आएगा ना। ये तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना, एक थ्री आएगा और एक माइनस वन आएगा। अरे सॉरी, माइनस वन और माइनस थ्री रूट होंगे ना इसके। थ्री वन मल्टीप्लाई करने पे थ्री आ रहा है और प्लस माइनस करने पे फोर आ रहा है। तो सॉल्यूशन तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि सी वन ई रेस टू माइनस थ्री एक्स और सी टू ई रेस टू थ्री एक्स, तो वो अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि ई रेस टू माइनस एक्स है तो अनबाउंडेड हो। ऑप्शन बी आएगा, और सीधे समझ में भी आ रहा है। इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसका डेफिनेशन ही होता है कि वो टू टाइम डिफरेंशिएबल के बारे में बात कर सकते हैं, बाकी उसके डिफरेंशिएबल के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। सिर्फ टू डिफरेंशिएबल के बारे में बोल सकते हैं। तो ए और डी भी नहीं आएगा। बी और सी में से अनबाउंडेड है, कॉन्टिन्यूस तो रहेगा। जो चीज डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस हो गया। कॉन्टिन्यूस ये भी नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर टू टाइम डिफरेंशिएबल के बारे में बात ही नहीं कर सकते। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है सबको? इसका बताओ। अच्छा हाँ, ये जो एल ऑफ वाई लिखा रहता है ना, इसका मतलब वो जो मैं लिख के दिया था ना, वही वही होता है। तो अगर एल ऑफ वाई में कंफ्यूज नहीं होना। एल ऑफ वाई मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या आएगा इसका? रॉन्स्कियन दिया है लीनियरली टू ऑफ टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट इक्वेशन ऑन आई, देन क्या आएगा इसमें से? बोलो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
सीधा सीधा रिजल्ट है ना। सी आएगा ना। एक भी पॉइंट पे जीरो आ गया तो उसको फिर आइडेंटिकली जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेशल केस वाला है, इन जनरल थोड़ी ना बोला है, बोला ना एल ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में हमेशा क्या होगा, अगर एक भी पॉइंट पे जीरो आ गया तो आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये 614 बहुत क्वेश्चन आए इसके। बोलो 614 का क्या आएगा। 5152 बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन एन इंटरवल, ये उसका रॉन्स्कियन है। पहला ऑप्शन करेक्ट है क्या, कि रॉन्स्कियन अगर किसी भी पॉइंट पे नॉन जीरो है तो वो दोनों फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, यस या नो। करेक्ट होगा, क्योंकि इन जनरल करेक्ट होता है ये, इसके लिए जरूरत नहीं है अपने को, कोई भी फंक्शन हो अगर उसका रॉन्स्कियन नॉन जीरो आ गया तो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सेकंड वाला पक्का करेक्ट होगा। मॉडुलस एक्स स्क्वायर ले लो, उसमें क्या दिक्कत है। डिफरेंशिएबल बोला है ना, सिर्फ टू टाइम थोड़ी ना बोला है। एक्स स्क्वायर और मॉडुलस एक्स स्क्वायर ले सकते हैं हम लोग। नहीं, लेकिन वो तो लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएगा ना। एक्स क्यूब ले लेंगे तो ले सकते हैं ना हम लोग। अगर मैं एक्स क्यूब और मॉडुलस एक्स क्यूब ले लूं, डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो। एक्स क्यूब और मॉडुलस एक्स क्यूब डिफरेंशिएबल है कि नहीं। उसका रॉन्स्कियन भी जीरो हो रहा है, रॉन्स्कियन जीरो होगा उसका। बट क्या दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं।